आखिरकार एक आरटीआई ने इस बात का खुलासा कर ही दिया कि शराब घोटाले में दिल्ली सरकार के खजाने को करीब 2500 करोड़ का नुकसान हुआ। माना जा रहा है कि दिल्ली सरकार को आरटीआई से प्राप्त आंकड़ों से अधिक का नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन आज भी अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया नई आबकारी नीति को क्रांतिकारी और देश का सबसे बेहतरीन आबकारी नीति बता रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि शराब नीति में कोई घोटाला ही नहीं हुआ। और इस मामले में मनीष सिसोदिया के घर समेत कई ठिकानों पर छापेमारी की जा चुकी है और अभी इस मामले की जांच जारी है। इस शराब घोटाले को लेकर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने दिल्ली सरकार की आबकारी नीति को पापकारी नीति करार देते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी का पाप बेनकाब हुआ है। शहजाद पूनावाला ने ये दावा किया कि उन्हें आरटीआई से प्राप्त जानकारी के अनुसार दिल्ली सरकार की शराब नीति से सरकारी खजाने को करीब 2500 करोड़ का नुकसान हुआ है। शहजाद ने ट्वीट कर कहा कि दिल्ली सरकार की ओर से एक आरटीआई का जवाब मिला है जिसके मुताबिक नई शराब नीति के चलते कम से कम 2500 करोड़ का नुकसान हुआ है। पूनावाला ने कहा कि नई शराब नीति के तहत दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर 2021 से 31 अगस्त 2022 तक कुल 5036 करोड़ रुपए कमाए, यानी प्रतिदिन 17 करोड़ 50 लाख रुपए की कमाई हुई, जबकि पुरानी शराब नीति के हिसाब से सितंबर 2022 में कुल 768 करोड़ रुपए कमाए, यानी प्रतिदिन 25 करोड़ 60 लाख रुपए की कमाई हुई। इस तरह से हर दिन कम से कम 8 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इसके अलावा शहजाद पूनावाला ने कथित स्टिंग ऑपरेशन और जांच का हवाला देते हुए कहा कि जिस तरह से शराब माफियाओं से आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कमीशन लिया उसका भी प्रमाण सामने आ चुका है। उन्होंने कहा, शराब घोटाला में शराब माफियाओं के साथ आम आदमी पार्टी के नेताओं की मिलीभगत के कारण ही उन्हें कोर्ट से कोई राहत नहीं मिल रही है। उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली के शराब घोटाले का पैसा पंजाब चुनाव में इस्तेमाल हुआ और अब इसका इस्तेमाल गुजरात के लिए भी किया जा रहा है। पूनावाला ने कहा कि जब भी शराब नीति के बारे में सवाल उठाए जाते हैं, आम आदमी पार्टी मामले को मोड़ देती है या विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर देती है। शहजाद पूनावाला ने कहा कि हमारे प्रवक्ता और नेता संबित पात्रा, मनोज तिवारी, प्रवेश वर्मा, आदेश गुप्ता ने करीब 1 महीने पहले 10 से 12 सवाल पूछे थे। आखिर कमीशन क्यों बढ़ाया गया? धवन रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के बावजूद होलसेल निजी कंपनीज को क्यों दी गई? लाइसेंस का समय क्यों बढ़ाया गया? कैश में पैसे क्यों लिए और इनका पंजाब में इस्तेमाल क्यों हुआ? बिना प्रक्रिया का पालन किए महंगे बियर्स पर छूट क्यों दी गई? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनावों में बॉलीवुड हीरोइन कंगना रनौत की एंट्री तय हो चुकी है। हिमाचल चुनावों से ही कंगना रनौत अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत करने वाली हैं। बीजेपी कंगना की पहली और आखिरी पसंद है। इस बात को वो कई बार दोहरा चुकी हैं। जाहिर है कि हिमाचल के चुनावों में उनकी एंट्री से कांग्रेस और अरविंद केजरीवाल के रातों की नींद उड़ सकती है। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने कहा था कि वह हिमाचल प्रदेश के लोगों की सेवा करना चाहती हैं, भले ही इसके लिए उन्हें राजनीति में ही क्यों ना आना पड़े। कंगना के इस बयान के बाद से ही उनके हिमाचल प्रदेश चुनाव में शामिल होने के कयास लगाए जा रहे थे। मनाली की रहने वाली कंगना ने कहा था कि अगर उन्हें अपने गृह राज्य के लोगों की भलाई के लिए काम करने का मौका मिलता है तो ये उनके लिए गर्व की बात होगी। उन्होंने कहा था कि जो भी स्थिति होगी, अगर सरकार मेरी भागीदारी चाहती है तो मैं सभी प्रकार की भागीदारी के लिए पूरी तरह से तैयार हूं। ये मेरा सम्मान होगा यदि हिमाचल प्रदेश के लोग मुझे उनकी सेवा का मौका दें। हालांकि इस महीने की शुरुआत में कंगना रनौत ने कहा कि उनकी राजनीति में पेशेवर रूप से प्रवेश करने की कोई योजना नहीं है। उनका कहना था कि वो अपने फिल्मी करियर पर ध्यान देना चाहती हैं। उन्होंने कहा कि राजनीति में आने की मेरी कोई योजना नहीं है। मैं अपनी आने वाली फिल्म्स की शूटिंग में व्यस्त हूँ। मेरी रुचि राजनीति में है, लेकिन एक कलाकार के रूप में जिम्मेदारी पहले है। उन्होंने ये भी कहा कि राजनीति में उनकी जो गहरी दिलचस्पी है वो उनके काम में दिखाई देगी। उन्होंने कहा कि अब मेरे पास एक नया करियर शुरू करने की क्षमता नहीं है। मैं हमेशा राजनीति में अपनी रुचि को ध्यान में रखते हुए अच्छी फिल्म्स बनाऊंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।
आम आदमी पार्टी के कथित पंजाब मॉडल से आम जनता की बेबसी एक बार फिर सामने आई है। सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह ने पंजाब पुलिस को अल्टीमेटम दिया है और न्याय नहीं मिलने पर देश छोड़ने की बात तक कही। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आम आदमी पार्टी मुखिया अरविंद केजरीवाल के साथ गुजरात में घूम घूम कर लोगों से झूठे वादे कर रहे हैं। पंजाब में फर्जी मॉडल की कहानी बता रहे हैं, लेकिन उनके सभी दावों की पोल सिद्धू मूसेवाला के पिता के बयान ने खोल कर रख दी। पंजाब की कानून व्यवस्था किस कदर बदतर हो चली है, ये तो पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला के मर्डर से ही पता चल गया था। लेकिन उसके परिवार को न्याय दिलाने के लिए भी भगवंत मान सरकार और केजरीवाल तक वादा कर चुके हैं, पर आम आदमी पार्टी के नेताओं के अन्य वादों की तरह भी ये भी फर्जी निकला। जिन वादों के साथ पार्टी सत्ता में आई थी, अब वे सभी वादे भूल चुकी है। पंजाब में किसानों से लेकर आम जनता तक बेहाल है। नशे की लत में युवाओं की हालत भी बद से बदतर हो चली है। वहीं सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में उनके परिजनों ने एक बार फिर न्याय की गुहार लगाई है। पिता बलकौर सिंह ने कहा कि मेरे बेटे की हत्या सुनियोजित तरीके से की गई। पुलिस इसे गैंगवॉर की घटना के तौर पर दिखाना चाहती है। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी समस्याएं बताने के लिए डीजीपी से समय मांगा है। 1 महीने इंतजार करूंगा। अगर कुछ नहीं हुआ तो मैं अपनी एफआईआर वापस ले लूंगा और देश छोड़ दूंगा। बलकौर सिंह ने कहा कि मुझे कानून पर भरोसा था, इसी वजह से अभी तक कहीं कोई धरना नहीं दिया। लेकिन अब अगर सरकार सुनवाई नहीं कर रही है तो उन्होंने 25 नवंबर के बाद परिवार समेत देश छोड़ देने की बात कही है। उन्होंने सिद्धू मूसेवाला की हत्या को लेकर प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस हमें इंसाफ नहीं दे पाई है। मूसेवाला की मां चरण कौर ने भी न्याय में देरी पर अपनी नाराजगी जताई। अपने बेटे के बारे में बात करते हुए कौर ने कहा कि लोग सिद्धू की आलोचना करते थे, लेकिन वो उच्च सोच वाला इंसान था। उन्होंने बताया कि सिद्धू जपजी साहिब और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी से लिए गए 800 धार्मिक सवालों पर एक ऐप बनाने पर विचार कर रहा था। गौरतलब है कि मूसेवाला की इस साल 29 मई को हत्या कर दी गई थी। वहीं इस पूरे मामले में चंडीगढ़ पुलिस का कहना है कि उसने लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार किया है। पुलिस की तरफ से जारी बयान के अनुसार पुलिस को गिरफ्तार शख्स मोहित भारद्वाज के कब्जे से अमेरिका में बनी पिस्तौल मिली है। पुलिस ने यह भी बताया कि मोहित गैंगस्टर दीपक टीनू का करीबी था। टीनू मानसा पुलिस की हिरासत से भाग गया था, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। टीनू पंजाबी सिंगर मूसेवाला मर्डर केस में आरोपी है। इससे पहले मूसेवाला मर्डर केस में पंजाबी प्लेबैक सिंगर और उसकी मुंहबोली बहन अफसाना खान से पूछताछ की गई थी। एनआईए ने अफसाना खान से मूसेवाला के संबंध में कई सवाल पूछे थे, जिसको लेकर अफसाना खान ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया था। पोस्ट में अफसाना खान से पूछताछ के दौरान किए गए सवालों के बारे में जानकारी दी गई थी। गौरतलब है कि मूसेवाला मर्डर केस में अफसाना खान संदेह के घेरे में हैं, जिसको लेकर एनआईए ने उनको समन भेजा था। समन भेजने के बाद जांच एजेंसी ने मंगलवार को अफसाना से कई घंटे पूछताछ की। राजस्थान में गहलोत और पायलट कैंप की लड़ाई अब गाली गलौज तक पहुंच चुकी है। बीते 25 सितंबर को दोनों गुटों की बयानबाजी रोकने के लिए कांग्रेस आलाकमान ने जो एडवाइजरी जारी की थी, उसका भी कोई असर होता दिख नहीं रहा है और कई दिनों की खामोशी के बाद पायलट कैंप के हमलों से प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। पायलट कैंप के विधायक खुलेआम गहलोत के विधायकों को दलाल कहते हुए निशाना साध रहे हैं। दरअसल अशोक गहलोत के कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की अटकलों के साथ राजस्थान में जो सियासी खींचतान शुरू हुआ था, वो अभी भी बदस्तूर जारी है। पहले अशोक गहलोत ने अपने बगावती तेवर दिखाए तो कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व ने उन्हें अध्यक्ष पद से दूर कर दिया, लेकिन अब जब अध्यक्ष पद पर मल्लिकार्जुन खड़गे की ताजपोशी हो चुकी है तो राजस्थान में सियासी खींचतान एक बार फिर से बढ़ चली है और जबानी जंग भाषा की सारी मर्यादाओं को तार तार कर रही है। पायलट कैंप के विधायक रामनिवास गावड़िया ने सीएम गहलोत के करीबी धर्मेंद्र राठौड़ को दलाल बताया है। परबतसर विधायक ने कहा कि सीएम गहलोत ने जूते चप्पल उठाने वाले को आरटीडीसी का चेयरमैन बनाया है। हालांकि विधायक गावड़िया ने गहलोत के करीबी धर्मेंद्र राठौड़ का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा उन्हीं की तरफ माना जा रहा है। विधायक ने कहा कि वह बीजेपी के साथ मिलकर कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐसे लोग जूते चप्पल उठाकर राजनीति में आगे बढ़ जाते हैं। गावड़िया ने कहा कि जूते चप्पल उठाकर सेवा चाकरी की, उन्हें आरटीडीसी का अध्यक्ष बना दिया, ये पार्टी का नुकसान कर रहे हैं।
किसी की चापलूसी करके नेता बन जाएं और किसी विधायक के क्षेत्र में जाकर पार्टी का नुकसान करें तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राठौर कोई जननेता तो नहीं, कागजी नेता है। इनके कहीं जाने आने से क्या फर्क पड़ने वाला है। काबिलियत होती तो पार्टी टिकट भी देती। लोगों के बीच जाते हैं तो जनता चुनाव भी जितवा कर भेजती है। गौरतलब है कि गावड़िया से पहले चाकसू विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने भी गहलोत के करीबी धर्मेंद्र राठौर को दलाल बताया था। सोलंकी ने धर्मेंद्र राठौर पर सीधा हमला बोला था। सोलंकी ने कहा था कि राठौर अवसरवादी हैं, मौका देखते ही पाला बदल लेते हैं। कभी बीजेपी के लिए दलाली करते थे। इसके बाद धर्मेंद्र राठौर ने राजधानी जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पायलट कैंप के विधायक सोलंकी को जयपुर जिला प्रमुख के चुनाव का हवाला देकर गद्दार बताया था। राठौर ने कहा कि सोलंकी की गद्दारी की वजह से कांग्रेस बहुमत होते हुए भी जयपुर में जिला प्रमुख नहीं बना सकी। गौरतलब है कि 25 सितंबर को कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बाद कांग्रेस आलाकमान ने पार्टी के नेताओं की बयानबाजी पर रोक लगाने के लिए एडवाइजरी जारी की थी। दोनों के मुख्य नेता कुछ दिन शांत रहे, लेकिन एक बार फिर बयानबाजी शुरू हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। अरविंद केजरीवाल की विज्ञानबाजी की वजह से पहले से खस्ताहाल पंजाब का खजाना अब तेजी से लुटता जा रहा है। पंजाब की भगवंत मान सरकार के पास अरविंद केजरीवाल की हवाई यात्राओं पर लाखों लुटाने और चुनावी राज्यों में विज्ञापन पर करोड़ों फूंकने के अलावा शायद कोई काम नहीं है। मान सरकार पर ताजा आरोप यह है कि उसने फेसबुक को विज्ञापनों के लिए 2 करोड़ 27 लाख रुपए दिए हैं। बड़ी बात यह है कि यह खर्च पिछले 1 महीने में किया गया, जिसमें से सबसे अधिक खर्च गुजरात के लोगों को टारगेट करते हुए किया गया। बीजेपी आईटी सेल प्रभारी अमित मालवीय ने भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार पर वहां लोगों के पैसों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले 1 महीने में आम आदमी पार्टी द्वारा चलाए जा रहे पंजाब सरकार ने फेसबुक विज्ञापनों पर 2 करोड़ 27 लाख रुपए खर्च किए हैं। इनमें से 1 करोड़ 58 लाख रुपए यानी लगभग 69% पैसा गुजरात को टारगेट करते हुए खर्च किया गया। पंजाब के लोगों को केजरीवाल के गुजरात चुनाव के लिए भुगतान क्यों करना पड़ रहा है? ये सरकारी धन का खुलेआम दुरुपयोग है। ये दावा सिर्फ अमित मालवीय का नहीं, बल्कि सोशल मीडिया पर ऐसे हजारों पोस्ट और ट्वीट किए गए हैं। इसलिए पंजाब सरकार के फेसबुक पेज पर मौजूदा विज्ञापन लाइब्रेरी में पंजाब सरकार द्वारा चलाए जा रहे विज्ञापनों की पूरी जानकारी उपलब्ध है, जिसे कोई भी वेरीफाई कर सकता है। पंजाब सरकार के फेसबुक पेज के विज्ञापन लाइब्रेरी में दिखाया जा रहा है कि पंजाब सरकार ने 2 अक्टूबर से विज्ञापन चलाना शुरू किया। इसमें 29 सितंबर से 28 अक्टूबर के बीच फेसबुक को सिर्फ विज्ञापन के लिए 2 करोड़ 37,35,527 रुपए का भुगतान किया गया, जबकि इस दौरान कुल 136 विज्ञापन चलाए गए। इन विज्ञापनों का यदि औसत देखा जाए तो प्रत्येक विज्ञापन में कम से कम 1,74,000 रुपए से अधिक का खर्च किया गया। 22 अक्टूबर से 28 अक्टूबर के दौरान भगवंत मान सरकार ने एक सप्ताह में 33 विज्ञापनों पर 91,38,039 रुपए खर्च किए। भगवंत मान सरकार ने कुल खर्च राशि का 68.5% से ज्यादा गुजरात को टारगेट करते हुए खर्च किया था, जबकि पंजाब में 29.4%, महाराष्ट्र में 1.1% और हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत कम पैसा खर्च किया गया। इसमें से गुजरात के लिए कुल 66 विज्ञापन, पंजाब के लिए 41, महाराष्ट्र के लिए 9, जबकि हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के लिए 20-20 विज्ञापन चलाए गए। इसमें सबसे बड़ी बात यह रही कि विज्ञापन सिर्फ पंजाबी में नहीं बल्कि हिंदी में भी चलाए गए थे। साथ ही ऐसे 49 विज्ञापन भी रहे जिनका कैप्शन गुजराती में था। इसमें से अधिकांश विज्ञापनों में दिल्ली की केजरीवाल सरकार का गुणगान किया गया। मतलब साफ है कि गुजरात में अरविंद केजरीवाल पंजाब के खजाने से अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। जब भी देश में समान नागरिक संहिता यानी कॉमन सिविल कोड लागू करने की बात होती है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हमेशा अड़ंगा लगाते हुए मुसलमानों के मसलों में अतिक्रमण न करने की सलाह देने लगता है। यही एक बार फिर हुआ जब गुजरात चुनाव से पहले भाजपा ने अपना सबसे बड़ा दांव चलते हुए कॉमन सिविल कोड लागू करने के लिए कमेटी बना दी। इसके बाद ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसे एक असंवैधानिक और अल्पसंख्यक विरोधी कदम तक करार दे दिया। लेकिन अब कर्नाटक हाई कोर्ट ने मुस्लिम पर्सनल लॉ को एक अन्य मामले में जोरदार फटकार लगाते हुए भविष्य में कई ऐसे मसलों की पटकथा भी अभी से लिख दी है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने साफ कर दिया कि देश में भारतीय संविधान का राज चलेगा और उससे बढ़कर ना ही मुस्लिम पर्सनल लॉ है और ना ही कोई और।
हाईकोर्ट ने मुस्लिम पर्सनल लॉ और पॉक्सो एक्ट के बीच एक लकीर खींच दी है। दो अलग अलग मामलों में कोर्ट ने उस तर्क को खारिज कर दिया है जिसमें कहा जाता है कि एक नाबालिग मुस्लिम लड़की अगर 15 साल की उम्र से ऊपर है तो बाल विवाह निषेध अधिनियम उस पर लागू नहीं होगा। कोर्ट एक 27 साल के युवक की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसने 17 साल की लड़की से शादी की थी और वो गर्भवती हो गई थी। जस्टिस राजेंद्र बादामीकर की बेंच ने याचिकाकर्ता के उन तर्कों को खारिज कर दिया जिसमें वो मुस्लिम पर्सनल लॉ का हवाला दे रहा था। याचिकाकर्ता का कहना था कि 15 साल की उम्र के बाद मुस्लिमों के कानून के हिसाब से शादी गुनाह नहीं है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि ऐसे तर्क कतई स्वीकार नहीं किए जा सकते क्योंकि पॉक्सो एक्ट एक विशेष कानून है और इसके मुताबिक 18 साल की उम्र से पहले सेक्सुअल एक्टिविटी को इजाजत नहीं दी जाती है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हालांकि जमानत दे दी। कोर्ट ने कहा कि आरोपी ने ट्रायल कोर्ट के सामने सारे दस्तावेज पेश किए थे। अदालत ने यह बात तब कही है जब मुस्लिम नाबालिग लड़कियों की शादी को लेकर कोर्ट में अलग अलग विचार सामने आते हैं। 30 सितंबर को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा था कि 15 साल की मुस्लिम लड़की की शादी भी वैलिड है। इस मामले में आरोपी पर बाल विवाह निषेध कानून की धारा 9 और 10 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। इसके अलावा उस पर पॉक्सो एक्ट की धारा 4 और 6 भी लगाई गई थी। 16 जून 2022 को पीड़िता ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चेकअप कराया था। जांच में सामने आया था कि वो गर्भवती है। उस वक्त उसकी उम्र 17 साल थी। इसके बाद पुलिस उप निरीक्षक ने आरोपी के खिलाफ केआरपुरम थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी। वहीं एक दूसरे मामले में कोर्ट ने 19 साल के शख्स की जमानत याचिका खारिज कर दी। उस पर पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था। आरोप है कि वो अपने साथ 16 साल की लड़की को मैसूर ले गया था। उसके बाद उसने होटल के कमरे में 2 बार उसका रेप किया। बहरहाल हाईकोर्ट के इस निर्णय के बाद भविष्य के कई फैसलों में मुस्लिम पर्सनल लॉ को झटका लग सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेकर उद्योगपति धीरूभाई अंबानी तक के जाली दस्तखत करके लोगों को बेवकूफ बनाने वाले भारत के सबसे बड़े ठग नटवरलाल की कहानी सभी ने सुनी है। लेकिन वर्तमान में नए नटवरलाल की कहानी भी इससे कुछ अलग नहीं है। करीब 200 करोड़ रुपए की ठगी के आरोपी सुकेश चंद्रशेखर ने न सिर्फ एक राज्य के मुख्यमंत्री का पोता बनकर लोगों को चूना लगाया, बल्कि बड़े बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को बेवकूफ बनाकर अपने जाल में फंसाया है और उनके साथ खूब ऐश भी की है। कई राज्यों की पुलिस से लेकर केंद्रीय जांच एजेंसियों के कान खड़े कर चुका यह कॉनमैन अब चुनाव लड़ने की योजना बना रहा है। साथ ही उसने बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज को बेकसूर बताते हुए उसके साथ अपने रिश्तों को कबूल किया है। यही नहीं, खुद को भोला भाला बताते हुए उसने उसे ठग कहने वालों पर मानहानि का केस तक करने को कहा है। सुकेश चंद्रशेखर ने अपने फ्यूचर प्लान के बारे में बताते हुए दावा किया कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके सामने कितनी बड़ी मुसीबतें हैं। वो 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेगा और जीतेगा भी, और उसकी जीत एक तरफा होगी। दरअसल सुकेश चंद्रशेखर ने जेल में बैठकर अंग्रेजी में 3 पन्नों का एक खत लिखा है। इस खत को उसने अपने वकील अनंत मलिक को भेजा है। साथ ही संदेशा भेजा है कि इस खत को मीडिया और सोशल मीडिया से जुड़े लोगों को भेज दिया जाए। इस खत की शुरुआत वो डियर मीडिया फ्रेंड से करता है। अपने खत में सुकेश ने उन लोगों को गलत ठहराया है जो खुद को पीड़ित और ठगा हुआ बता रहे हैं। सुकेश के मुताबिक इतने पढ़े हुए और रसूखदार और ऊंची पहुंच वाले लोगों को कोई इतनी आसानी से कैसे अपना शिकार बना सकता है। ये कोई छोटे बच्चे नहीं हैं। उसने आगे कहा है कि मेरे खिलाफ जितने भी आरोप लगाए गए हैं वो सिर्फ इल्जाम ही हैं, और जैसा मैंने पहले भी कहा, ये सारा केस बदले की भावना से किया गया है। हर कोई मुझे जालसाज या ठग कहकर मजे ले रहा है, लेकिन ये भी सच है कि मेरे खिलाफ लगा एक भी इल्जाम साबित नहीं हो सका है। मैं उन सब के खिलाफ मानहानि का केस करूंगा जो मुझे जालसाज या फरेबी कहकर मुझे बदनाम करने की कोशिशें कर रहे हैं। यही नहीं, महाठग सुकेश ने कहा है कि बड़े ही अफसोस और दुर्भाग्य की बात है कि जैकलीन फर्नांडीज को पीएमएलए केस में आरोपित बनाया जा रहा है। मैं और जैकलीन फर्नांडीज रिलेशनशिप में हैं। मैंने उसे उसके परिवार के लोगों को तोहफे दिए हैं। इसमें उसका क्या कसूर? उसने मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा सिवाय प्यार के। उसे और उसके परिवार को मैंने एक एक पाई अपने गाढ़े खून पसीने की कमाई से दी है। मैं इसे कानूनी तौर पर साबित कर दूंगा कि उसके और उसके परिवार के लोगों के खिलाफ जो भी इल्जाम है वो सब गलत हैं। जैकलीन बेकसूर है और वो अपने प्यार के साथ हमेशा खड़ा रहेगा। उसने आगे कहा कि मेरे इर्द गिर्द जो कुछ भी चल रहा है वो सब कुछ सियासी बदले की कार्रवाई है, बल्कि ये भी कहा जा सकता है कि ये शायद देश की सबसे बड़ी साजिश भी है और यही सबसे बड़ी वजह भी है। इसीलिए मुझे और मेरे परिवार के साथ साथ मेरे प्यार और उसके परिवार दोस्तों को इस पचड़े में घसीट कर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। गौरतलब है कि सुकेश चंद्रशेखर जहां कह रहा है कि उसने अपनी प्रेमिका को अपनी पसीने की कमाई से तोहफे दिए, वहीं जैकलीन ईडी को यह बता चुकी हैं कि उसे हर हफ्ते सुकेश से लिमिटेड एडिशन के परफ्यूम, हर दूसरे दिन फूल, डिजाइनर बैग, डायमंड ईयररिंग्स आदि मिलते थे। जबकि ईडी ने अपनी चार्जशीट में इस बात का जिक्र किया था कि सुकेश चंद्रशेखर ने अभिनेत्री को महंगे तोहफे देना कबूल किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।